नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले कई दिनों से आपका जो पढ़ाई था वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोचिंग को स्थानांतरित किया गया है और इसके संदर्भ में क्लासेस डिस्टर्ब हुई है। इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्लास 10th में हैं और क्लास 10th में अभी मैथ्स का क्लास होगा। तो हम चाहेंगे कि अभी आप लोगों के समक्ष मैथ्स के टीचर रोनित सर को बुलाएं और रोनित सर आप लोग से रूबरू होंगे। हम आपको रोनित सर का लगभग 3 से 4 क्लास ऑलरेडी दे चुके हैं, आप लोग समझ चुके होंगे सर कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे रोनित सर प्लीज आइए। तो ये हैं हमारे कोचिंग के मैथ्स फैकल्टी रोनित सर। हम चाहेंगे कि सर आप अपने बारे में अपने बच्चों को बताइए और फिर सर्वप्रथम मैथ्स के सिलेबस को, टोटली सिलेबस को डिस्कस कीजिए। क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं कि आते हैं और चैप्टर को शुरू कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे गलती क्या होती है, अगर हमें पता ही नहीं है कि सिलेबस में पढ़ना क्या है तो हम कितना भी बेहतर पढ़ ले या पढ़ा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्वप्रथम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए तो आप सर्वप्रथम उसके सिलेबस को जानिए कि वास्तविक में पढ़ना हमें क्या है। जब सिलेबस पता होगा तभी आप बारीकी से उसे पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। ठीक है, तो आइए रोनित सर से बात करते हैं। बताइए सर। तो बता ही दिए, नाम मेरा रोनित है, पढ़ाऊंगा मैथ्स। अब इससे ज्यादा तो और क्लास चलती रहेंगी तो पता चलते रहेगा। अभी फिलहाल डिस्कशन कर लेते हैं कि पढ़ना कितना है ना। बच्चे तो आजकल यही सोचते हैं, आजकल ना जो ऑनलाइन में भी पढ़ते हैं ना, उनको जैसे मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी ना आश्वासन चाहिए था टीचर से कि इतना पढ़ लूंगा तो हो जाएगा क्या, इसके अलावा और कुछ पढ़ना है क्या। नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना होगा। आर एस अग्रवाल जितने सवाल जो बुक फॉलो करते हो सारे कराऊंगा, बोर्ड पे कराऊंगा, साथ में एनसीईआरटी सारे कराऊंगा। कुल मिला के 150 से ज्यादा सवाल तो होंगे नहीं, दोनों मिला के पूरे 150 के 150 सवाल कराऊंगा। 3 से 4-5 क्लास मैक्सिमम एक चैप्टर में तो लगता ही है, अगर अच्छे से समझना है तो। और हर एक टॉपिक ये नहीं कि बस लिख दिया फॉर्मूला और हो गए, नहीं, बताऊंगा आता कहां से है ना। हर एक चीज का धीरे 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 एकदम कण तक पहुंच जाएंगे कि ये आया कहां से है। ठीक है, अभी सिलेबस जान लेते हैं कि सिलेबस कैसे कैसे रहेगा मैथ्स का ना। थोड़ा सा तुम लोग भी आश्वासन ले लो हम मेरे से कि हाँ इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और अगर आ गया क्या, अब किताब से ही तो आएगा। तो मैं तो इतना कह चुका हूँ कि 65-70 नंबर तुम्हारे होंगे, जो तुम्हारे नोटबुक में जो तुम लिखे होगे। अगर लिखे होगे तो होगा, बैठ के मक्कारी करोगे तो नहीं होगा। लिखे होगे तो सब कुछ नोटबुक से होगा। 5-10 नंबर यार ब्रिलियंट में से अगर जो जो खुद से एफर्ट करता है उससे तो अलग करने के लिए 5-10 नंबर तो बोर्ड बनाएगा ना। तो बस इतना समझ के अभी चलो समझ लेते हैं सिलेबस क्या है। और थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सर आप अपने योग्यता के बारे में भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है कि कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो हम चाहेंगे सर आप प्रमाण के साथ, क्योंकि आज के समय में होता क्या है ना कि सब कोई प्रूफ मांगता है, तो हम चाहेंगे कि आप प्रमाण के साथ जो है आप अपना क्वालिफिकेशन दिखाएं या बताएं, आपने क्या क्वालिफाइड किया है, नहीं किया है। अपने बच्चों को भी बताएं और बच्चों के अभिभावक भी उसको देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं हमारा जो बच्चा है वो गूगल है, इसमें वहां पे आप दिखा सकते हैं। तो गार्जियन को भी लगेगा कि नहीं हमारा बच्चा जो है वो सही जगह पे है और सही से मार्गदर्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप गूगल चैनल क्लास को कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेसिकली बहुत एवरेज तुम लोग जैसा ही स्टूडेंट था। तुम लोग अपने आप को एवरेज मानते हो तो एवरेज, बहुत अच्छे मानते हो तो बहुत अच्छे, लेकिन मैं तो था एवरेज। मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था। 10th में थोड़ा बहुत पापा से शर्त लग गया कि ये करूंगा तो ये दिला देंगे, ये करेंगे तो वो दिला देंगे। शर्त के चक्कर में मैं थोड़ा पढ़ लिया तो थोड़े अच्छे नंबर आ गए 10th में। मैं महाराष्ट्र बोर्ड से 10th किया हूँ, मुंबई में मेरे मम्मी पापा रहते हैं। तो मेरा अर्लियर जो प्राइमरी स्टडी था और सेकेंडरी स्टडी था वहीं से हुआ 10th तक का। तो मेरे 10th में लगभग अभी देख बता देता हूँ, 10th में मेरे 456 नंबर थे, जो कि 91.2% होता है। ठीक है, 91.2%। 12th के लिए मैं देहरादून गया। देहरादून में 12th करने नहीं गया था, देहरादून में करने गया था एनडीए की तैयारी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो डायरेक्ट आपको आर्म फोर्सेस में एज ऑफिसर बना के भेजेगा। ठीक है, और इसका एक प्रोसीजर है। तो पहले जान लो कि वहां पे मैं गया
तो एनडीए की तैयारी करी मैंने, उसके साथ साथ 12th की भी पढ़ाई करा मैंने। 12th में मेरे 440 नंबर थे 500 में से, और मेरे मैथ्स में ही 95 नंबर थे। और 10th के बाद, 10th में तो जितने नंबर आए आए, 10th के बाद कुछ ऐसे मुझे टीचर्स मिले ना, जिससे मेरे को मैथ्स में और साइंस में बढ़िया इंटरेस्ट आ गया। और तब से मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो कह सकते हो, जिसमें इंटरेस्ट है मेरा, जिसको मैं पढ़ाने में, मैं तो पढ़ा सब कुछ सकता हूँ, क्योंकि एनडीए में मैंने इतना पढ़ा है कि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हूँ, इवन एसएसटी, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैथ्स मेरा इतना इंटरेस्ट बन गया कि मैं बता सकता हूँ तुम लोग को, कि मैं वो जगह भी बता सकता हूँ तुम लोग को, कि तुम लोग कभी आगे चल के तुम लोग को भी उसी में इंटरेस्ट आएगा। तुम लोग को लगेगा कि हाँ, मैथ्स बस ऐसे ही नहीं है, रियल लाइफ में भी इसका काम होता है, ठीक है। और अगर 12th के साथ साथ मैंने एनडीए, जैसे मैं बोल रहा था, मैं तैयारी करा, बस तैयारी नहीं करा, मैंने क्लियर भी करा। पहले अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ, सब बताते नहीं है फेल हुआ, मैं फेल हुआ, लेकिन उससे सीख के मैं 3 बार एनडीए का रिटर्न क्लियर किया, और उसके बाद एसएसबी के लिए गया। एसएसबी, अभी भी आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना, वर्ल्ड टफेस्ट इंटरव्यू लिख के आएगा, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, वहां तक मैं गया, 5वें दिन तक गया, मैं क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद, क्योंकि जब मेडिकल्स हुई और मुझे खुद को पता चला कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। कलर ब्लाइंड मतलब एक बेसिकली कलर सिस्टम होता है हमारे आईज में, जो कि ब्रेन से कनेक्ट करता है, जो कलर बताते हैं। लेकिन मेरे को कलर दिखता है, बस दिक्कत ये हुई ना, कलर्स के पैटर्न नहीं पता चले, और इसकी वजह से मुझे बाहर कर दिया गया। अब ना तो मैं एनडीए के लिए एलिजिबल, एग्जाम दे सकता हूँ, एसएसबी जा सकता हूँ, लेकिन ज्वाइनिंग मेरी नहीं हो सकती, मैं ट्रेनिंग के लिए नहीं जा सकता। अब वही, अगर कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बस आया, बोल दिया, चला गया, ऐसा तो नहीं है। मैं एग्जाम्पल ही दे देता हूँ कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो इसमें पता चल जाएगा कि सच में मैंने क्लियर किया है कि नहीं, और मेरा नाम भी लिख के आ जाएगा। मेरा नाम है, अभी ये नहीं है, एनडीए 1 2025 लिखोगे तो वहां भी जाके दिखेगा मेरा नाम। आइए, अब सब कुछ देख लिए, अब सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। तो सिलेबस मैथ्स का कुछ इस तरीके से है, यूनिट वाइज में बांट लेते हैं हम लोग। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, आगे की यूनिट अगले पेज में डिस्कशन करेंगे। अब पहले यूनिट में आएगा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में एक चैप्टर है, वो चैप्टर है इसके अंदर रियल नंबर्स, जो फर्स्ट चैप्टर है 10th का। नंबर सिस्टम में बस एक ही चैप्टर है, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे वो 10th तक खत्म हो गए, 9th तक खत्म हो गए। नंबर सिस्टम के जो डेसिमल वगैरह वगैरह जितने सारे चैप्टर थे, वो इससे पहले खत्म हो गए हैं। दूसरे यूनिट में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अलजेब्रा, लगभग 20 से 22-25 नंबर यहीं से। इसमें पहला जो चैप्टर आएगा वो होगा लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हालांकि पहले पढ़ते हैं। तीसरा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं। चौथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बढ़िया चैप्टर है, मजा आता है मुझे इसमें। और एक, अब नेक्स्ट हो गया, इतना ही है। सिस्टम हो गया। अब हम नेक्स्ट आएंगे ज्योमेट्री।
पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा जी कहां रहे हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D और 3D दोनों में पता चलता है। तो कोऑर्डिनेट ऐसे तो पता चलता है, कोऑर्डिनेट मतलब दो, कोऑर्डिनेट इसका मतलब 2D। ये 2D में नहीं जी रहे हो, 3D में जी रहे हो, जो स्पेस है वो 2D में है। तो उस चैप्टर में भी समझिएगा तुमको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर है, लाइंस केवल, लाइंस है केवल। उसके बाद एक चैप्टर और है ज्योमेट्री, ये यूनिट है अगली। और ज्योमेट्री में 3 होंगे, ट्रायंगल्स, दूसरा होगा सर्कल, सबसे खतरनाक चैप्टर 10th का, और तीसरा कंस्ट्रक्शन। ये 3 चैप्टर हैं ज्योमेट्री के। अब अगले पेज पे आते हैं हम लोग। अब यूनिट 4 तक हो गया था, हम लोग यूनिट 5 देखेंगे, यूनिट 6 देख लेंगे, और लास्ट होगा यूनिट 7। इसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी पहला होगा जो बेसिक, दूसरा होगा आइडेंटिटीज जो आएंगे वो, और तीसरा एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। यूनिट 6 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में जैसे अभी सर्कल पढ़ोगे तो यहाँ पे सर्कल का एरिया निकालना होगा, सर्कल का एरिया, फिर सरफेस वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारे चैप्टर्स होंगे यहाँ पे। लास्ट होगा, और बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 2 चैप्टर होंगे। प्रोबेबिलिटी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, 11th में तगड़ी वाली आती है, 12th में भी। यहाँ पे कुछ नहीं है, छोटी सी प्रोबेबिलिटी होगी, 4 नंबर का आता है पेपर में। यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़े जाएंगे, एक होगा स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, और प्रोबेबिलिटी। एक कॉइन को उछालेंगे तो हेड कब आएगा और टेल कब आएगा, बस। ये पूरा 10th का सिलेबस है।